क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या हेडिंग डालनी है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। बहुत ध्यान से तमीज से सीखेंगे, बहुत ही मजेदार चीजें, शानदार चीजें बहुत। VBT सवालों के जवाब देने में सक्षम नहीं थी, ठीक है, जैसे मेरे को सक्षम जवाब नहीं देता है। साला नाम ही सक्षम में प्रॉब्लम है, नाम कैपेबल है हाँ, और जवाब दे ही नहीं रहा। तो VBT भैया आंसर नहीं कर रही। VBT में कमियां हैं, खामियां हैं, हमें आंसर तलाशने हैं कि क्यों लिगेंड्स के बर्ताव में ऐसा अंतर है। Why two different ligands behave so very differently that few of them are capable of rearranging the electron first and then entering into the hybridations, or some are doing the other way around, rather not doing the rearrangement and only doing hybridization। ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को लेके CFT ने स्टार्ट किया। अब जरा पोस्टुलेट्स पे नजर डालेंगे, बहुत शानदार पोस्टुलेट्स हैं इसके। पहली एक लाइन में ही VBT के सारे अरमानों पे झाड़ू और पानी एक साथ फेर देगा। ये इंटरैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड are purely electrostatic, there is no orbital overlap between central metal and ligand। लो जी, इन दो लाइनों ने VBT का जो बक्सा पैक करके बोल दिया, घर निकल लो, आया ना? यार भाई वो कह रही थी सारा कुछ कोवेलेंट हाइब्रिडाइज ओवरलैप नहीं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरैक्ट कराएं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो ग्राउंड वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का होता है, बस उन लाइंस पे चलेंगे। कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस between central metal and ligand are ion-ion और ion dipole interactions, ठीक है जी। सिंपल, आयन टू डायपोल, वो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात भी करते हैं। आप सेंट्रल एटम को अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में देख रहे हैं तो वो नेट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, वो आयन हो गया। जो लिगेंड सामने से आ रहा है वो भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो वो भी आयन हो गया। यदि आप सेंट्रल एटम को पॉजिटिव देख रहे हैं लेकिन लिगेंड न्यूट्रल है, तो लिगेंड न्यूट्रल जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो उसके क्लाउड में पोलराइजेशन आ जाएगा, तो वो एक डायपोल की तरह बर्ताव करेगा, ऐसी होगा, सही है। अब जब आप इस तरीके की इंटरैक्शंस कराते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन में स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बच्चों क्या करना चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्सेस को डोमिनेट कराएं, रिपल्सिव? सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड interact electrostatically in such a way that attractive interactions are dominant over repulsive, that attractive forces are dominant। ये बात क्लियर है? क्या डोमिनेट कराना है जी हमें? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कराना है, इस तरीके से इंटरैक्ट कराना है, बड़ी ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एटम which is going to easily succumb to the arrival of a ligand? सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र
इजिली प्रभावित, साधारणता आसानी से, मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सेंट्रल एटम विल बी द ऑर्बिटल्स विच आर मोस्ट एक्सपोज्ड, हाँ या ना? सही। दैट मीन्स अब आप द फ्यूरी बोले, ठीक है, या द बेनिफिट्स बोलिए, कौन सबसे ज्यादा फ्यूरी या बेनिफिट्स को, लव या एंगर को फेस करेगा? सेंट्रल एटम का वह पार्ट जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होगा, ऐसे ही है। कौन से है वो? डी ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल। कौन से है जी वो? डी ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल are most vulnerable to the electrostatic interactions between ligand and metal। यार देखो, एक फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड आपको नोट्स मिले हुए हैं, ये मेरे अपने तरीके से ना मैं उसको एक ब्रेक डाउन करके लिख रहा हूं, ठीक है? तो अगेन वर्ड बाय वर्ड मैच कर रहे हो, ये तो मूर्खता है। मैं उसको समझा रहा हूं, इस तरीके से समझा रहा हूं। मैं फिर से वही बता रहा हूं, नोट्स बनाने की थ्योरी कुछ और होती है, नोट्स बनाने की फिलॉसफी कुछ होती है, समझाने की फिलॉसफी बिल्कुल कुछ और होती है, ठीक है जी? आई एम ब्रेकिंग इट डाउन टू योर लेवल। तो डी ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल आर मोस्ट वल्नरेबल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। ये बात सबको समझ आ गई, हाँ या ना? पक्का? पक्का? सो my भाई, and d orbitals will lose their degeneracy on arrival of ligand as the differently oriented d orbitals interact with ligand in different ways। क्या सारे d ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं जी? होते हैं भाई। d ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं। d ऑर्बिटल कैसे होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के। अरे 5 टाइप के d ऑर्बिटल सुने नहीं सुने बता तो दो। भाई साहब, ये हैं 5 टाइप के d ऑर्बिटल्स। ये 4 पत्तियां। अच्छा, ये 4 पत्तियों वाला कॉन्सेप्ट भी समझ ले जरा। एक हाथ में गुब्बारा इमेजिन कर जरा रोहित। यस सर। हाथ में गुब्बारा पकड़ ले भाई, पकड़ लिया? हाँ सर। जरा गुब्बारे का गला घोट दे। टेंशन ना ले, फटेगा नहीं। गला घोट, गला घोट और बता कैसा दिख रहा है गुब्बारा। डंबल टाइप। अगर गुब्बारे को दबाते दबाते रोहित एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका हाथ मुट्ठी पूरी बंद हो जाती है बच्चों, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब डंबल बन जाता है। सारे बताएं भाई, बनता है? सबको वो डंबल दिखाई दे रहा है भाई? यस सर। रोहित इस बार जरा 2 हाथों का प्रयोग करे एक हाथ की जगह। बड़ा सा गुब्बारा ले और इमेजिन कर, चल तू और मैं मिलके कर रहे हैं। मैं हॉरिजॉन्टली गला घोटूंगा उसका, तू वर्टिकली गला घोटियो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सोच। फैन टाइप का बन जाएगा। 2 डंबल बन जाएंगे। हाँ बन गए? सबको दिखे हुए कि नहीं दिखे? यस सर। मेरे बेटे, कॉन्सेप्शन है नोड्स की। क्या कॉन्सेप्शन है? नोड्स। और वो भी कौन से नोड्स? एंगुलर नोड्स। विच टाइप ऑफ नोड्स? एंगुलर नोड्स। सॉलिड स्फेयर, आप न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेक्ट करते हैं,
जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो क्या होने लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली पुल नहीं हो पाती। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अंदर की तरफ पेनिट्रेट करती है तो अलग अलग आकृतियां और शेप लेती है, और उन शेप्स में कई जगह पे, कुछ जगहों पे कुछ बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते। सही है, उन जगहों को हम नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नोड्स। नोड्स। जब मैं एक ही बार दबा रहा हूं, एक ही बार दबा रहा हूं मतलब जैसे अगर मैंने इस तरीके का इमेजिन किया कि एक सॉलिड एंगल, एक स्टेरेडियन ऊपर से और उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल नीचे से, ये जो दो कोन मैंने आइसक्रीम के ड्रॉ करे, आप इमेजिन करिए उस ऊपर वाले कोन को भी कार्व आउट कर लो और नीचे वाले कोन को भी कार्व आउट कर लो। आफ्टर कार्विंग देम आउट, व्हाट आर यू गोइंग टू बी लेफ्ट विथ? What are you going to be left with? Something like this? Yes, sir. हाँ जी, p orbitals have one angular node. p orbitals have one angular node. एक नोडल प्लेन, ऐसा एक एंगल, सॉलिड एंगल, एक स्टेरेडियन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे से कोन की तरह निकाल दी गई। स्फेयर लिया था, तरबूजे वाले भाई के पास जाता है, तरबूजे वाले अंकल को मम्मी बहस करती है, तभी लूंगी जब लाल निकलेगा, फिर वो क्या करता है, खुचुक 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 खुचुक, ये देखो आंटी लाल है, हाँ ठीक है, आया, विजुलाइज हो रहा है? Yes, sir. अबे खरीदा साले, तरबूजा ही नहीं खरीदा। नहीं, किसी ने नहीं खरीदा, तरबूजा नहीं खरीदा आज तक। खरीदा है सर। अंकल जो उसने काट के निकाला, वो क्या किया उसने, खुचुक 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 करके एक जगह से सारा रेड पल्प काट के बाहर निकाल दिया, करा? Yes, sir. वो नोड क्रिएट कर रहा है, लेकिन नोड आधा क्रिएट हो रहा है, एग्जैक्ट सेंटर से ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, जो तेरी सेंट टाइम वाली घड़ी होती है उतना कार्व आउट ऊपर से नीचे से कर दे, तो तरबूजा अगर स्फेयर होता तो बच्चों क्या बचा, डंबल बचा कि नहीं बचा? बचा। एक तो ना यार पढ़ाने का मजा नहीं आता, पता है, एक साला इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ, ये ऐसे मुंह फुला के बैठे रहते हैं जैसे पता नहीं किसी के मरने पे आए हुए। Yes, sir. क्या हो गया बे साले, तुम लोगों से ज्यादा पार्टिसिपेटिंग तो जगराते में आई हुई आंटियां होती हैं। हाँ, वो भी आधा टाइम यही बात कर रही होती है, उसकी बहू देखो क्या गहने पहन के आई, उसकी बहू क्या जूतियां पहन के आई, लेकिन बीच बीच में जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। अरे उठो प्रभु उठो, क्या हो क्या रहा है, मजाक चल रहा है? मैं तुम्हें साले नोड और एंटी नोड की ऐसी कंसेप्शन दे रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जो किसी के बाप ने नहीं दी होगी तुम्हें आज तक। सिंप्लीफाइड बच्चे वाला ऑब्जर्वेशन, मैं कमाल नहीं पढ़ा रहा, ये मूर्खता मेरे को नहीं, बच्चे वाला ऑब्जर्वेशन जो एक मासूम बच्चा देख सके, मैं वो दे रहा हूं, तो तुम गधे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। मैंने एक सेट ऑफ कोन और लगा दिए, एक सेट ऑफ कोन और लगा दिए। Yes, sir. अब तू मान ले, तू भाई साहब फ्रूट डिजाइनिंग कर रहा है, शादियों में सैलेड के आसपास कटा हुआ फ्रूट भी सजा सजा के रखा होता है ना डिफरेंट शेप में, हम साले तरबूजे की फ्रूट डिजाइनिंग कर रहे हैं, एक कोन ऊपर से कार्व आउट करके निकाल दिया, एक नीचे से, फिर एक राइट साइड से भी निकाल दे, एक लेफ्ट साइड से भी। इमेजिनेशन क्लियर होता है? हाँ सर। Yes, sir. अब ये वही बात है, ये वही बात है, ये बड़ा बलून था, मैं कह रहा हूं रोहिन भाई, मैं एक्स एक्सिस पे गला दबाता हूं, तू वाई एक्सिस पे गला दबा दे, नोड्स, ये सॉरी लोब्स छूट जाएंगे दो। Yes, sir. इस बार यदि मैं बनाऊंगा तो ये 4 पत्तियां नजर आई। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब हुआ क्या, ये इधर वाला कोन गायब है, ये इधर वाला कोन गायब है, इधर वाला कोन गायब है, इधर वाला कोन गायब है, दो नोडल प्लेन है बच्चों, क्या है, दो नोडल प्लेन, हाँ जी, दो एंगुलर नोड्स है, दो एंगुलर नोड्स बच्चे, एंगुलर नोड्स, एक सॉलिड स्टेरेडियन का ऐसा एंगल जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्व आउट है, निकाल दी गई। विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है मेरे बेटे? Yes, sir. हाथ एक्सिस पे चला रहे थे तो पत्तियां एक्सिस के बीच में से गई, सही? हाँ। हाथ एक्सिस के बीच में से चला तो पत्तियां एक्सिस पे छूटेंगी। Yes, sir. Yes, sir. तो पत्तियां कहां छूटेंगी? Axis. अब जरा तमीज से देख ले भाई साहब, वही मेरे को शॉर्टकट वाली आधी अधूरी चीज नहीं सिखानी ना, बच्चे रट लेते हैं, सर ने बस कहा था डीजेनरेसी होती है, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, यहां से गया, वहां से गया। तू जब तक विजुलाइज नहीं करेगा
तो उसको खुद फील नहीं करेगा, तो तू CFT रट्टा मार लेगा, मुझे रटानी है नहीं। मैं ये समझा रहा हूं, यदि मैंने नाम लिखा है DXY, क्या नाम लिखा है? DXY। तो इसका मतलब है मेरे लोब्स XY एक्सिस पे हैं, जो मैं बोल रहा हूं सोच साथ साथ बोल, मेरे लोब्स, मैं d ऑर्बिटल हूं, मेरे लोब्स XY एक्सिस पे हैं। यस सर। मैंने ZX और YZ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करी है, कहां से? ZX और Y। हाँ, और अगर मैं XY हूं तो ऐसा है, लेकिन अगर मैं YZ हूं तो मैंने XY और XZ से लूज करी, मतलब जहां X इन्वॉल्व था वहां से लूज कर चुका, ऐसे ही है। यस सर। और अगर मैं YZ हूं तो ऐसा है, लेकिन अगर मैं ZX हूं तो क्या है? मैं ZX हूं तो मैंने Y वाली लूज कर दी। XY और YZ से। हाँ, Y, XY और YZ जो प्लेन है, मैंने वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करी। क्लियर हुआ सबको? A pair of straight lines which is x square minus y square, family of lines, pair of lines, दो इक्वेशंस आ गई। यस सर। The two lines are the lines which have a slope of 45 degree। यस सर। आप देख लो अंकल जी, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y equal to x। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x plus y equal to 0। अरे बोलो भाई, दिख गया पेयर ऑफ लाइंस? यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वह डी ऑर्बिटल है जिसने x इक्वल टू वाई वाली लाइन पे प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खो दी और x इक्वल टू माइनस वाई वाले प्लेन पे खो दी। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अब पहली बार तो डी ऑर्बिटल दिख रहा है, साला डी ऑर्बिटल दिखेगा तो कहानी समझ आएगी। अब ये जो है डी ऑर्बिटल एक और होता है जिसकी कहानी समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। यहां ये याद रखना है कि ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनिकल नोड होता है। क्या होता है बच्चों? कॉनिकल नोड। इसकी भी ज्योमेट्री विजुलाइज कर। ये z एक्सिस है, ये क्या है बच्चों? Z एक्सिस। तो ये जो तेरा डोनट है, डंबल ने कमर पे डोनट बांधा हुआ है। हाँ सर। अरे डंबल जो है हुला लूप लगा के कर रहा है ना, हाँ, हवाईयन डांस दिख रहा है। यस। तो ये जो तेरा डोनट है ये एक्स वाई पे है, कहां पे है? हाँ, तो यहां पे दो नोडल प्लेन्स थे, क्या था बच्चों? दो नोडल प्लेन्स। नो नोडल प्लेन्स। भाई नोडल प्लेन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीजेस टू जीरो। यहां पे कोनिकल नोड का कॉन्सेप्ट आ गया जिसके कारण पूरी जीरो नहीं हुई, एक्स वाई पे भी डोनट तो छूट गया ना। यस सर। अब जो ये मैंने बोला, इसको मैंने इतना सारा क्यों बोला? आप वापस आइए, इन दो पॉइंट्स को पढ़िए, पॉइंट नंबर 5 और 6 को। डी ऑर्बिटल्स पुअर स्क्रीनिंग के कारण सबसे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से वंचित हैं। बाहर से कोई भी चीज आएगी तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, अपनी पोलराइजेबिलिटी से, तो डी ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। छठा पॉइंट क्या कहता है? डी ऑर्बिटल्स विल लूज देयर डीजेनरेसी। जब आप डी के डब्बे बना रहे थे तो यहां तक आपने पांचों डब्बों को बराबर बनाया ना हर बार? यस सर। एक ही लेवल पे बना रहे थे, आप मान के चल रहे थे दे आर ऑफ द सेम एनर्जी। व्हाट वर दे? सेम एनर्जी। अरे डीजेनरेसी का मतलब समझ आता है? ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, नाम समझ आ गया? यस सर। यस सर। वो ये कह रहा है जब लीगेंड आएगा आप डीजेनरेट नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि लीगेंड आएगा अलग अलग डी ऑर्बिटल से अलग अलग व्यवहार करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री में अंतर है। डी ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री में अंतर है। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ सर? फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या बनाने की तैयारी हो रही है?